नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल सत्यनाम जी के स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। तो देखिए ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा ने मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग। लाल रंग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। किस युग में पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार व अनानगार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोटार द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल हो जाएगा। तो देखिए, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा। तो देखिए दोस्तों, प्रशांतगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी ए स्मिथ। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 -27 से वर्ष 1933 -34 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। वहाँ जो अभी लेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है।
तो देखिए दोस्तों, बोग्ज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं दोस्तों, जो कि इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो साथियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्तीय देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञान होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही प्राप्त। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परूसनी। परूसनी पर लड़ा गया था दोस्तों। 10 राजाओं का युद्ध परूसनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तरुसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह मिलता था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है दोस्तों, जो कि नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है दोस्तों। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामा आकृति देवता। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। तो देखिए दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है तो ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन से परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्विक। वैश्विक होगा। तो देखिए दोस्तों, वैश्विक दर्शन के अनुसार जो है तो सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। कुंडग्राम में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। तो पावापुरी में हुआ था। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जित संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली। जमाली हो जाएगा। तो जमाली हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था दोस्तों, जिसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुए। उस पुत्री का विवाह जामालिन नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जामाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुत्ववाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधर कहा जाता है, निम्न प्रकार थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे दोस्तों। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, पंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र और अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व। ये दोस्तों 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा
प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वैशाली में। ये हो जाएगा